नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए अगर 2014 में आपके पास 60 रुपये थे तो आप एक अमेरिकन डॉलर खरीद सकते थे। लेकिन आज उसी एक डॉलर के लिए आपको लगभग 95 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब आपकी जेब में रखा रुपया पहले से बहुत कमज़ोर हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो कि गोदी मीडिया और मोदी सरकार छाती पीट पीट के बोल रही है, तो फिर भारत का जो रुपया है वो लगातार नीचे क्यों आ रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? आज हम आंकड़ों और तथ्यों से उस गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे कि देश में चल क्या रहा है। आखिर रुपया कमजोर होने का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर रुपया गिर जाएगा तो बाहर घूमना महंगा हो जाएगा। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री का ट्रिप कर रहे हैं, दैट विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन असलियत इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जब रुपया कमज़ोर होता है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब महंगे हो जाते हैं। विदेशों में पढ़ाई का खर्च बढ़ जाता है। देश में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। जैसे आप रोज़ सब्जियां खरीदते हो, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान खरीदते हो, वो भी बढ़ जाएगा। आपकी जो सैलरी है उसकी ताकत कम हो जाएगी, इसलिए क्योंकि आपकी सैलरी तो उतनी आ रही है लेकिन बाजार में मिलने वाली चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो उसका जो सीधा सीधा असर है वो आपकी जेब पे पड़ेगा। यानी आपकी कमाई भले ना बदले, लेकिन आपकी खरीदने की क्षमता लगातार घटती जाएगी। और अब प्रश्न आता है कि रुपया गिर क्यों रहा है? सबसे पहला कारण है तेल पर हमारी भारी निर्भरता है, जो वो विदेशों से है। भारत 85% तक उसका जो तेल है वो विदेशों से लेता है, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ईरान हो गया। और उस तेल को खरीदने के लिए रुपये नहीं लगते हैं। उस तेल को खरीदने के लिए आपको यूएस डॉलर में पे करना पड़ता है। मींस आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीद रहे हैं। उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि रुपया गिरता जा रहा है, क्योंकि उन डॉलर्स में अगर आप तेल खरीदेंगे तो आपको जो इंडियन रुपीस की वैल्यू है वो 95 पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार गिरती जा रही है इसी कारण से, क्योंकि हमारे पास अपना कोई रिफाइनरी नहीं है। हमारे हमने पूरी जो अपनी रिलायबिलिटी है वो विदेशों पर छोड़ रखी है। और सबसे दूसरा जो कारण है कि भारत का जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हम बाहर से जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, और जो हम खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों में बेच रहे हैं, वो बहुत ही कम है। और इसकी वजह से फिर से हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, डॉलर हम ज़्यादा खरीद रहे हैं और रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो आज की डेट में वैलिड है, वो मैं बोलूँगा कि है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम पड़ चुका है कि मोदी सरकार और जो गोदी मीडिया है, इसने झूठे प्रचारों से बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया था। लेकिन अब इनकी पोल खुल चुकी है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, और यही कारण है कि सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींचना शुरू कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो निर्भरता है बाहरी चीज़ों पे वो और बढ़ जाएगी, और हमें और बाहर से चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उससे फिर रुपया कमज़ोर होगा। अब देखिए, इसके लिए सरकार की नीतियाँ ही जिम्मेवार हैं। उनके समर्थक बोल सकते हैं गोदी मीडिया सारा दिन चिल्लाता रहेगा, नहीं साहब तो पूरे देशों में घूम रहे हैं जी, पॉलिसियाँ साइन कर रहे हैं जी। देखिए, वो सिर्फ एक जुमला है, दिखावा है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हम प्रैक्टिकल रियलिटी है जो ग्राउंड पे पा रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हम अभी एक एक मुद्दे को उसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, साहब ने छाती पीट पीट कर मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया, तो उससे हुआ क्या? सिर्फ कागजों पर और रिश्वतखोरी और करप्शन के चार्जेस लगे कंपनियों पे कि कितना पैसा
जो सरकारी पैसा था वो लीडरों ने अपनी पर्सनल एक कंपनियां खोल ली थी मेक इन इंडिया के नाम पे, और अपने ही रिश्तेदारों को उनके टेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट दिए, और वो कंपनियां रियल थी भी नहीं, सब फेक था, और वो सारा पैसा उनकी जेब में चला गया। तो मेक इन इंडिया का अगर इतना ही सक्सेसफुल कैंपेन था तो हमारा तो फिर निर्यात बहुत होना चाहिए था, हमारा तो रुपया बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा मुद्दा, साहब बोलते रहते हैं कि हमने बाहर से कंपनियों का निवेश कर रही है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, देखिए कितने रोजगार के हमने जो मौके हैं वो पैदा कर दिए हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टाइम्स मैगजीन को उठा के देखिए, कितने सोर्सेज से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.8% तक पहुंच चुका है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 6% से ऊपर भी चला जाएगा। क्योंकि युवा क्या कर रहे हैं, युवा झगड़ रहे हैं धार्मिक मुद्दों पे, राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, मोदी जी पूजा कहाँ करेंगे, साहब कौन से रंग का चश्मा पहनेंगे, साहब मंदिर में जाके कौन से रंग की धोती पहनेंगे। युवा इसमें इंटरेस्टेड है, युवा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई मेरे घर का गुजारा कैसे होगा, कल मैं कमाऊंगा, मुझे अपना परिवार कैसे देखना है। लोग इतने बड़े अंधभक्त हो चुके हैं, थाली पीट पीट के इनका दिमाग इतना खराब हो चुका है, इनको सच्चाई दिख ही नहीं रही है। लोग बोलते हैं, मैंने कई लोगों को YouTube और Instagram पे बोलते हुए सुना है कि पेट्रोल 500 लीटर भी हो जाए हम फिर भी मोदी को वोट देंगे। तो आप देखिए कि उनका कितने बड़े लेवल पर ब्रेन वॉश किया जा चुका है। अंधभक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही रिस्पॉन्सिबल है कि आज के यूथ देश की जो असलियत है, ये मोदी सरकार की जो असलियत है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई इंफॉर्मेशन, इनका जो माइंड सेटअप है वो इतना है ही नहीं कि इन चीज़ों को समझ पाएं। और इसलिए हमारे जैसे लोगों को यूट्यूब पे आके बोलना पड़ रहा है कि भाई देश बर्बाद हो रहा है। जेन ज़ी जनरेशन से मेरी हमेशा एक स्पेशल अपील रहती है कि आप देश का भविष्य हो, और ये लोग आपका भविष्य खा रहे हैं। आने वाले समय में आप एक घर अफोर्ड नहीं कर पाओगे, एक नौकरी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और ये सरकार आपको कंगाल करके छोड़ेगी अगर आज का जेनजी या युवा एजुकेट नहीं हुआ, अपने हक मांगने सरकार से शुरू नहीं किए, अगर आपने सरकार से प्रश्न पूछना शुरू नहीं किया, तो ये देश का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है ये लोग उसको भी खा जाएंगे। और रोजगार संकट से बाद सरकार का जो कर्ज लेने की नीति है, ये इतना ज़्यादा कर्जा जो सरकार पे बढ़ रहा है, ये विदेशी बैंकों से इतना कर्जा उठा रहे हैं, ठीक है, और वो जो पैसा आप कर्जा उठा रहे हैं विश्व बैंक से, देखिए डेप्ट बुरा नहीं है एज लॉन्ग एज वो पॉजिटिव डेप्ट है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं या कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप उस पैसे का सही यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड बैंक से पैसा उठा के सरकारी जुमलों की प्रमोशन करने में 5-5 हज़ार करोड़ रुपया खर्च कर दोगे, पीएम केयर फंड में आया पैसा आरटीआई डाल के देख लीजिए, वो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। पीएम मोदी केयर फंड में कोविड काल के दौरान आया पैसा सारा बीजेपी की फंडिंग में यूज हुआ है, और आप आरटीआई डाल के पूछ सकते हो तो वो कोई भी हिसाब नहीं देंगे आपको, कोई भी हिसाब आपको नहीं बताया जाएगा कितना पैसा आया, कितना पैसा उनके पीएम केयर फंड से गया। तो कितनी करप्शन उस टाइम इस पैसे की हुई थी आप देख सकते हैं। और विदेशी कंपनियां दिन भर दिन इस देश की इकोनॉमी से अपना पैसा खींच रही हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साहब बिजी हैं, बंगाल कैसे जीतना है, कर्नाटका कैसे जीतना है, लोगों को अंधभक्त कैसे बनाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोगों का दिमाग कैसे ब्रेन वॉश करना है, हिंदू तत्व का झंडा, सनातन का झंडा और मुस्लिम हिंदू में झगड़ा करवा के वोट कैसे बटोरने हैं, और इस देश को कंगाल कैसे करना है, बेचना कैसे है। साहब इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 2 ही आदमी हैं जो देश बेच रहे हैं और 2 आदमी हैं जो देश खरीद रहे हैं, वो सबको मालूम है।
और सबको मालूम होते हुए भी कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। सो किसी को तो ये बोलना पड़ेगा। सच्चाई ये भी है कि रुपये की कमजोरी के लिए सिर्फ हम एक टर्म की सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कितने सालों से कितने जुमले छोड़े गए, आप हमें 50 दिन का टाइम दीजिए, आप हमको इतना टाइम दीजिए, वही सिर्फ वोट बटोरने के लिए। शहीदों के नाम पे वोट बटोरे गए, विधवाओं के नाम पे वोट बटोरे गए, हिंदू मुस्लिम के दंगों के नाम पे जो वोट है वो बटोरे गए, राम मंदिर के नाम पे वोट बटोरे गए, पुलवामा हमले में हुए जवानों के शहीद होने पे वोट बटोरे गए। और गोदी मीडिया, आप देखिए भाई, आपका मीडिया का रिलायबिलिटी रैंक है जो 157 पे गिर गया है पूरे आउट ऑफ 167 कंट्रीज। आप 157 नंबर पर आ गए हैं 167 देशों में। तो क्या ट्रस्ट रह गया है लोगों का इस मीडिया पे? बड़े बड़े मीडिया हाउस अदानी साहब ने खरीद लिए हैं। बड़े बड़े देश के ईमानदार पत्रकार हैं, वो इन चैनलों से छोड़ के उन्होंने अपने निजी यूट्यूब चैनल शुरू कर लिए हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। वो चैनल सिर्फ गोदी मीडिया आपको बोलेगा कि आप बीजेपी का जो प्रोपोगंडा है उसको प्रमोट करें, साहब को दिखाएं कि उनका 56 इंच का जो सीना है वो तना हुआ है, वो देश के लिए बहुत बड़े काम कर रहे हैं। और मुझे ज़्यादा अफसोस है उन अंध भक्तों पे जिनको ये मालूम ही नहीं है कि ये उनकी जो ज़िंदगी है उनसे खिलवाड़ हो रहा है, पर फिर भी वो इतने बोलते हैं ना मानसिक तौर पे इतने कमज़ोर हो चुका है युवा कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। और जो लोग अभी समझ रहे हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब भविष्य क्या है इस देश का? भविष्य हमारे देश का इस बात पे निर्भर करेगा कि भारत अपना निर्यात कितना बढ़ाता है, मतलब हम कितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करके अपना जो हमारे इंडिया में बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं हम बाहर बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे तो हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, रोज़गार बढ़ेगा। अगर कोई कंपनीज इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रहे हैं, फॉरेनर इन्वेस्ट इंडिया में कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और जिससे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। विदेशी जो निवेश है हमारा, वो बहुत बड़ी कड़ी है हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी है फ्यूल पे, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नीचे होती है तो सरकार को तेल की कीमत घटानी चाहिए, ना कि कुछ चंद अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैनों के लिए उनके प्रॉफिट को सोचने के लिए आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाया जाता है। आपको समझना होगा ये। और आर्थिक नीतियां जो हमारी हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी बनकर नहीं रहनी चाहिए, वो उसका जो असल जो उसका आप बोल सकते हो अफेक्ट है वो ग्राउंड लेवल पर हमारे युवाओं और हमारे हर एक टैक्स पेयर जो भारतीय टैक्स पे कर रहा है उसको दिखना चाहिए, उसको वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और देखिए बेसिक फैसिलिटी अब बहुत पीछे रह चुकी हैं और देश ने बहुत कुछ गंवा दिया है। अब युवा को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत कुछ गंवा चुके हैं और जो कुछ बचा है वो भी ये लोग बर्बाद कर देंगे अगर हमारे लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू नहीं की। आज अगर आप चुप रहोगे तो आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सो प्लीज़, जब भी आपको कुछ दिखे कि गलत हो रहा है, प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं, उस मुद्दे को बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पर आप रिलायबिलिटी बहुत कम करें, अपने आप को एजुकेट करें और देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, अपने दोस्तों को अवेयर करें। और जो भी आपके कांटेक्ट में है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें देश की असलियत बताएं कि ये हो रहा है हमारे देश में, तब भी हमारा भारत बच सकता है। और अगर इस इंफॉर्मेशन को बोलने के लिए हमें कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताएगा, गद्दार बोलेगा और आतंकवादी बोल देगा, टेररिस्ट बोल देगा, तो हमें उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश है, हमें ही बेहतर बनाना है, कोई इसको बेहतर बनाने नहीं आने वाला है। सो अब ये मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि आप अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो आप पे, हर एक भारतीय के एटीट्यूड पे, उसकी सोच पे
ये निर्भर करेगा कि हमारा भारत कितना आत्मनिर्भर बनेगा आने वाले सालों में। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इस वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।